जैसा कि वीडियो पार्ट 3 में हमने बात की थी कि आगे हम बात करेंगे गणित की आधारभूत प्रमेय, क्योंकि पिछली वीडियो में तुम लोगों ने देखा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम लोगों ने किया था। तो 4 क्वेश्चन बचे होंगे, 2-1 क्वेश्चन कैसे क्या है उनको फिर कभी देख लिया जाएगा कैसे क्या है, या तुम लोग व्हाट्सएप कर दोगे ये क्वेश्चन हमको बताना है हमारे नंबर पे, तो हम ठीक है उसको देख करके कैसे क्या है उसको आकर के हल करवा देंगे। ठीक, फिलहाल आज हम बात करने चल रहे हैं। हमने शुरू में ही बताया था कि गणित में मुख्य रूप से 2 प्रमेय थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसके आधार पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमने महत्तम समापवर्धक मतलब मासा जिसको बोलते हैं, ठीक, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ज्ञात किया था। ठीक, आगे हम बात करेंगे गणित की आधारभूत प्रमेय मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें क्या है, इस प्रमेय के प्रयोग से पहले हम कुछ पॉइंटों पे हमको ध्यान देना है, कुछ पॉइंटों पे हमको ध्यान देना है जिसको हम लिखाएंगे नहीं, बस तुम लोग हम आराम से बोल देंगे, उसको तुम लोग समझ लेना और लिख लेना। जैसे होती है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, पहला पॉइंट अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। पीछे तुम लोग जो है क्लासों में पढ़े होंगे, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, मतलब प्राइम नंबर कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं, दूसरा पॉइंट आता है कंपोजिटिव नंबर। कंपोजिटिव नंबर ये क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी अन्य किसी न किसी संख्या से विभाजित होती है, तो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब उदाहरण तुम लोग देखे होंगे, पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। हमारा मेन मकसद क्या था कि इस चीज को क्लियर कर देना। उसके बाद होता है किसी भी संख्या का गुणनखंड। ठीक, तो किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या है, उसके किसी भी संख्या को उसके छोटी छोटी संख्याओं के गुणन के रूप में लिखने की व्यवस्था को ही उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। यहाँ एग्जांपल एक दे दे इसमें, जैसे हमने गुणनखंड की परिभाषा बताई कि किसी भी संख्या को छोटी छोटी संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना या गुणा के रूप में लिखने की व्यवस्था को ही उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर ये कह दे कि 4012 का गुणनखंड लिखिए, गुणनखंड लिखिए, गुणनखंड लिखिए। ठीक, ये है। अब इसका गुणनखंड हमको लिखना है, तो इसका गुणनखंड लिखने के लिए पीछे तुम लोग जानते होंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है, कुछ करना नहीं है। ठीक, जैसे कहीं रफली रफ पे साइड में, जैसे ये 412 है, इसको सबसे छोटी संख्या से विभाजित करते जाओ, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, और ये प्रक्रिया तब तक करते जाओ कि जब तक यहाँ 1 ना आ जाए विभाजित होते होते, क्योंकि 1 पे ही पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो 1 से हम शुरुआत नहीं करेंगे, 2 से करेंगे। 2 से देखो ये कटेगा, चेक करना, तो हाँ कटेगा। 2 से कटेगा तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद ये 2 शून्य 0, 1 में नहीं जाएगा, फिर 0 मानो। ठीक, और 2 छक 12, ये हो गया। फिर यहाँ देखो 2 से 2 दहा में 20, 2 शून्य 0, 2 तिहाई 6। फिर अब देखो, अब 2 से ये नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या हो गई ना। 2 से ये कब कटता है, जब लास्ट में सम संख्या हो या 0 हो। तो अब देखो 3 से ये कटता है, पहले चेक कर लिया जाए, 3 त्रिक 9, फिर उसके बाद जो है 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, फिर उसके बाद जो है 1 बचेगा, 13 हो जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक,
फिर उसके बाद देखो 3 से नहीं कट रहा, किसी न किसी विषम संख्या से ही कटेगा। 5 से भी ये नहीं कटेगा, 5 से कटने के लिए लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। ठीक, तो 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से कटेगा, 7 1 के 7, फिर 3 बचा, इसको लेकर के 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 23, 7 से भी नहीं कटेगा। ठीक, तो जब 7 से भी नहीं कटेगा ये, तो फिर 9 से कटने का तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि 3 से जब नहीं कट रहा तो 9 से नहीं कटेगा। 11 से देखिए, 11 9 99, 1 बचा 13 हो गया, नहीं कटा। 13 से देखो, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 8 104, 13 से भी नहीं कटा। फिर 15 से तो कोई सवाल नहीं, 17 से देख लेते हैं, 17 5 85, 15 बचा, 17 से ये कटेगा, 17 5 85, 15 बचा 153 हो गया, 17 9 153, 17 9 153, तो 17 से कट गया। फिर देखो ये किसी से कट रहा है, ये किसी से कट रहा है, तो पता चला 59 जो है किसी से कटेगा नहीं, या चेक कर लो अगर कट जाए, हमको तो नहीं लगता कि कटेगा 59 से कटेगा। तो नीचे जो है लिखोगे, इसलिए 412 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 17, अब गुणे आपकी बात जो है 5 9 पे 59 से कट के 1 आया जाएगा, तो 59। ठीक, तो 4012 का जो गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 17 गुणे 59, तो इस तरह से गुणनखंड किया जाता है। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड, और क्लास 9th में तुम लोग गुणनखंड देखे ही होंगे, बहुपदों का कैसे कैसे और किया गया था। ठीक, तो गुणनखंड जो है करना, इस चीज को जो है ध्यान दीजिएगा, इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्याओं का थोड़ा तेजी के साथ गुणनखंड करना, क्योंकि अब आगे एक चीज और, क्योंकि आगे जो भी चीज है गुणनखंड पे ही आधारित है। ठीक, तो एक चीज, एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ठीक, किसी भी प्राकृतिक संख्या को, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, या नोट करके लिखा दें, हम नोट करके लिखा दें, तुम लोग कॉपी पे लिख लेना, नोट में इसी में। ठीक, किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल में लिखा जा सकता है। किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के, हाँ, तो हम बात कर रहे थे नोट, इस चीज को ध्यान देना, तुम लोग अपने कॉपी पे लिख लेना। ठीक, वो है क्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, तो इस चीज को, जैसा कि अभी 4012 को देखा था कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया था, उसमें कौन कौन आए थे, 2 आया था, भले 2 बार आया था लेकिन 2 था, वो भी अभाज्य है। फिर उसके बाद जो है 2 के बाद क्या आया था, 17 आया था, वो भी अभाज्य है। फिर 59 शायद आया था, वो भी अभाज्य है। ठीक, अब हम बात करने चल रहे हैं, इसका भी स्टेटमेंट समझ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा जितना लिखना है। ठीक, तो आगे है गणित की आधारभूत प्रमेय, गणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय ये है ब्रैकेट में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक क्या कहती है, इसका स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, मतलब लिखोगे तुम लोग ऐसे है, इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अद्वितीयता व्यक्त किया जा सकता है, जबकि ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जबकि क्रम का ध्यान ना दिया जाए। मतलब अगर कोई भी भाज्य संख्या है, उसका अगर हम गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तो वही संख्याएं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बार बार आएंगी, हम चाहे जितनी बार करें, क्रम इधर उधर हो सकता है। क्रम का मतलब जैसे 3 गुणे 2 ये कहो या 2 गुणे 3 कहो, है तो वही, जैसे 6 का गुणनखंड
3 गुणे 2 या 6 का 2 गुणे 3, चाहे जैसे करो वो यही आएगा, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में यही आएगा, खाली क्रम इधर उधर रहेगा। तो फिर से हम कॉपी पे कैसे लिखना है अब एक बार समझा दिए कि इसको जो है समझना, कॉपी पे लिखना कैसे है कि ये हेडिंग डालोगे, ठीक, कि गणित की आधारभूत प्रमेय मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये हेडिंग डालोगे और उसमें लिखोगे क्या कि इस प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में यूनिकली अद्वितीयता व्यक्त किया जा सकता है, यूनिकली व्यक्त किया जा सकता है, अद्वितीयता व्यक्त किया जा सकता है, उस हिसाब से अपना लैंग्वेज बनाकर लिख लेना, ठीक। तो यही इस प्रमेय का जो है स्टेटमेंट है, इसको भी ध्यान दे दिएगा। अब इस प्रमेय के हिसाब से या गुणनखंड के हिसाब से, जैसे अभी तक हम लोग महत्तम समापवर्त जो पीछे निकालते आए हैं, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले एक एग्जांपल उस पर दिखाएं, एक क्वेश्चन उस पर दिखाएं, ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा जो है इन दोनों संख्याओं का जो भी रहेंगे निकाला जाएगा। तो आइए क्वेश्चन जो है इस पर देखा जाए। क्वेश्चन ठीक, क्वेश्चन क्या है कि 96 तथा 404 का मासा मतलब महत्तम समापवर्तक ब्रैकेट में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा ज्ञात करो। तो अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग करके हम जो है इन दोनों संख्याओं का मासा कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये देखिएगा, ठीक। तो सॉल्यूशन इसका कायदे से देखिएगा, लिखने का तरीका देखिएगा। हमारे पास जो संख्याएं हैं 96, तो सॉल्यूशन यहाँ लिखोगे चूंकि 96 बराबर, अब 96 बराबर क्या होगा, ठीक, तो इसका कहीं निकाल लो रफली, ये रफ काम करना है, अभी मिटा देंगे। मान लो 96 का निकालना, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दूना 96, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 कई बार है 1 2 3 4 5 गुणे 3, ये चीज लिख लीजिएगा। सोल्यूशन मिलेगा चूंकि इतना बराबर इतना तथा 404 बराबर, उसको भी अभाज्य गुणनखंड जो है गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लिया जाए उसको भी। तो उसको व्यक्त करने के लिए रफ पे कहीं ऐसे 404 को तुम लोग जो है डिवीजन मेथड जो देख लीजिएगा, तो 2 दूनी 4, 2 0 0 2, फिर 2 2 1 2 2 0 0 2 1 2, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 101 देखो किससे कटेगा, 101 देखो किससे कटेगा, 3 से कट रहा है क्योंकि भाई विषम संख्या है, तो ठीक, तो 3 से कटेगा क्या, 3 से अगर कटेगा तो काट देंगे, तो 3 3 का 9 21 हो गया, नहीं 3 3 का 9 11 हो गया, नहीं कटेगा, ठीक। 5 से कट नहीं सकता, और उसके बाद 7 से देखो 7 1 के 7, 3 बचा 31 हो गया, नहीं कटेगा। फिर 11 से देखो 11 9 99, नहीं कटेगा। फिर 17 छक्का 102, ठीक। फिर 19 से देखो 19 5 95, 19 छक्का 114, 102 जो है ये शायद 101 किसी से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 101 101,
का जो महत्तम समापवर्तक मासा जो निकालना है उस पर क्या करना है कि कौन कौन संख्याएं उभयनिष्ठ हैं। तो देखो एक बार द्वि उभयनिष्ठ है, फिर द्वि उभयनिष्ठ है, तो जो संख्याएं उभयनिष्ठ होंगी उन्हीं का गुणनफल जो इन दोनों संख्याओं का मासा होगा। ठीक, तो इसलिए 96 तथा 404 का मासा बराबर देखो द्वि एक बार उभयनिष्ठ है ना, जोड़ा ऐसे बना लेते हैं, तुम लोग कॉपी में मत बनाना, ये समझाने के लिए हम बता देते हैं। ये बन रहा है और ये बन रहा है, फिर और कहीं बन रहा नहीं, तो किसका जोड़ा बन रहा है? द्वि का बन रहा है, फिर किसका बन रहा है? फिर द्वि का बन रहा है, तो गुणे द्वि। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो आंसर लिख दोगे 4। ठीक, तो दो संख्याओं का जो है मासा, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा इस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। अब आइए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को दे दिया जाए कि इसको करिएगा। आई बात समझ में? तो आइए देखें, कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना और अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालना। तो एक वर्ग है ये तुम लोगों के लिए, वर्ग। ठीक, क्वेश्चन निम्नलिखित, कई क्वेश्चन रहेंगे, कई पार्ट में रहेंगे, तो कुछ सबको अलग अलग करना है क्वेश्चन में एक। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करो। पहला कितना दिया गया है? ठीक, तो 140, दूसरा 156, तीसरा क्या है? 28, 25, चौथा 5005 और उसके बाद 74, 29। तो इनको जैसे हम शुरुआत में एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किए थे, वैसे ही इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में केवल व्यक्त करना है, केवल इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। जैसे 140 बराबर 2 गुणे ऐसे, मतलब जितने में जाएगा। ठीक, ऐसे ही सबका भी। तो एग्जाम्पल इसका एक हुआ है, इसको करिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ठीक, आइए देखा जाए, आइए अब और क्वेश्चन देखा जाए कि वर्ग और दिया जाए। ये भी वर्ग ही है। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ये भी देखो, ये भी देख लो। तो कैसे कैसे क्या करना है? 72 तथा 120 का मासा अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ज्ञात करो। एक हो गया। पीछे हम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके जो है हम मासा निकाले हैं, लेकिन जब अभाज्य गुणनखंड कह देगा तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालना है, जैसे कि इसके पहले हम 96 और 404 का निकाले थे। ठीक, तो उसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 3 एक और वर्ग ही ले लो। ये क्या है? आगे देखिए। ठीक, आगे 336 तथा 54, 336 तथा 54 का मासा अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ज्ञात करो। ये हो गया, तो इसको भी करिएगा। आई बात समझ में? तो अब आइए फिर देखते हैं क्या है कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम दिए गए संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, मतलब लासा, मतलब जिसको एलसीएम, लासा मतलब एलसीएम,
भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, एक एलसीएम ज्ञात करना तुम लोग भाग विधि से देखे होगे, जितनी संख्याओं का निकालना है उतनी पहली वाली संख्या कामा दूसरी वाली संख्या कामा तीसरी वाली संख्या, फिर उसके बाद जिससे जो डिवाइड होता है करते चले जाते हैं, फिर सबका गुणनफल कर लेते हैं, तो उससे जो है लघुत्तम समापवर्तक मतलब लासा ज्ञात हो जाता है। लेकिन यहाँ हम अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा जो है लासा संख्याओं का, दी गई संख्याओं का लासा निकालेंगे। तो आइए उस पर भी आधारित एक एग्जाम्पल दिया जाए, फिर उसके बाद तुम लोगों को वर्क दिया जाए। एक ही नहीं, एक से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाला, दो ही नहीं, दो से अधिक संख्याओं का लासा भी ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे दो से अधिक संख्याओं का मासा भी ज्ञात किया जा सकता है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। ठीक, तो देखिए फिर यहाँ एक एग्जाम्पल आइए देखते हैं। इसका जो है हमको क्या निकालना है, लासा निकालना है, और किनके द्वारा निकालना है ये देखिएगा। ठीक, तो चलिए 510 तथा 92 का लासा, लासा मतलब LCM। ठीक, अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करो, ये हमको करना है। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा लासा कैसे निकाला जाएगा ये भी देखिएगा। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लेंगे। ठीक, और उसके बाद जैसे मासा में उभयनिष्ठ चीजें ली जाती थी, वैसे लासा में उभयनिष्ठ चीजें ना लेकर के कुछ और लेंगे, और ध्यान से देखिएगा अभी क्वेश्चन में। ठीक, तो सोल्यूशन इसका देखिएगा, सोल्यूशन तो चूंकि 510 बराबर, अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में सर्वप्रथम व्यक्त कीजिए। सबसे पहले जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाए। तो चलिए व्यक्त करने के लिए रफली यहाँ कहीं काम कर लेते हैं। तो 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक, अब देखो 3 से 1 कट रहा है, 3 अठे 24 यहाँ कट रहा है 3 से। ठीक, तो 3 अठे 24, 1 15, 3 बचे 15, फिर 3 से देखो कट रहा है, 3 दूनी 6, 25 नहीं कट रहा है। फिर 5 से देखो, क्योंकि विषम संख्या है तो 5 से देखना पड़ेगा, 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 1 के 5, 5 7 35, और फिर 17 17 से ही कटेगा, 1 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये हो गया। तथा 92 को क्या लिख सकते हैं, 92 को ऐसे उसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दो, ये काम रखती रहेगा जहां हम निकाल रहे हैं। तो इसको जब व्यक्त करोगे तो क्या हो जाएगा, 92 को भी व्यक्त कर सकते हो तुम लोग जो है 2 से, तो 2 चौक 8, 2 6 12, फिर 23, फिर 23 से 1 कटेगा 1, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक, अब देखिए, अब यहीं पे पॉइंट पे ध्यान देना, ये तो तुम लोग जानते ही हो कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है, ये हो गया। तो इसलिए 510 तथा 92 का लासा बराबर, लासा लिखने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, पहले जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में है सबको लिख जाओ। जैसे 510 का पहला सबको ऐसे लिख जाओ गुणनखंड के रूप में, तो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इसको लिख गए। अब देखिए इसमें 2 एक बार आया है, अगर यहाँ पे भी उसके नीचे भी 2 एक बार है तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर एक बार और है तो लिखेंगे। तो इसको पूरा लिख गए। अब चलो इसमें देखो 2 फिर है, तो क्या 2 यहाँ ऊपर एक बार लिखा जा चुका है ना, तो फिर इस वाले 2 को छोड़ देंगे, एक बार लिखा जा चुका छोड़। फिर अगला देखिए क्या, अगला फिर 2 है, तो क्या ऊपर 2 बार 2 था, यहाँ फिर 2 बार 2 लिखा जा चुका नहीं, तो 1 2 की कमी है, तो गुणे 2 कर लो। फिर उसके बाद 23, तो क्या यहाँ आगे 23 लिखा जा चुका है, नहीं लिखा जा चुका है, तो बराबर ये हो जाएगा गुणे में यहाँ जो है 23 भी हो जाएगा, यहाँ गुणे 23। अब इन सब का आपस में गुणा कर लेना है, तो इन सब का आपस में गुणा करने के बाद जो आएगा वही आंसर लिख देना है। तो गुणा करके तुम लोग लिख लेना, फिर आंसर लिख देना। ठीक, तो इस तरह से जो है 2 संख्याओं का लासा देख रहे हो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा कैसे ज्ञात किया गया। अब कुछ वर्क ले लो इस पे भी आधारित।
अभी और इसमें क्वेश्चन करवाए जाएंगे, काफी 3 वाली संख्या का भी करवाना बाकी है। ठीक, तो आप 3 संख्याओं का, अभी तो हम केवल 2 ही संख्या की बात कर रहे हैं, अभी 3 वाली भी जो है बाद में बात होगी। ठीक, अब वर्ग ले लो, वर्ग। ठीक, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 125 तथा 315 का लासा, लासा मतलब एलसीएम अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करो, ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, इसको देखिएगा, 3015 तथा 225 का लासा, लासा ब्रैकेट में एलसीएम अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करो। ठीक, तो ये 2 वर्ग तुम लोगों को दिया जा रहा है, इसको वर्ग कर लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा जो है कैसे लासा और मासा निकाला जाता है। ठीक, अब अगली चीज, इसको करने के बाद तुम लोग अपना कर लीजिएगा। अब हमको देखना है कि 2 संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में क्या संबंध होता है, मतलब 2 संख्याओं के लासा और मासा में क्या संबंध होता है। तो हेडिंग डालिएगा, 2 संख्याओं के लासा तथा मासा में संबंध, तो देखिएगा। ठीक, तो 2 संख्याओं के लिए क्या होता है, तो 2 संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में जो संबंध होता है वो क्या होता है कि लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो क्या होता है, लासा गुणे मासा, मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये चीजें, या हम ये भी कह सकते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम एलसीएफ जो है, एलसीएफ कर लो इसको। ठीक, एलसीएफ लीस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन बराबर जो होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, या इसी को ऐसे लिख सकते हो। ठीक, 2 संख्याओं का लासा बराबर 2 संख्याओं का लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में दोनों संख्याओं का मासा, मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, हर व्यू में इसको जानिएगा। और ये एक संबंध है दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मासा बराबर जो होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का
गुणनफल बटे में दोनों संख्याओं का लासा। अच्छा, इस पूरे जो या करके हम 3-4 कंडीशनें जो लिखे हैं उसमें 4 अज्ञात चीजें हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या, लासा, मासा। अब इन चारों चीजों में अगर कोई भी 3 चीज हमको ज्ञात है तो चौथी को हम इस सूत्र के द्वारा, इस संबंध के द्वारा, इस रिलेशन के द्वारा हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए इस रिलेशन को बहुत कायदे से तुम लोग जो है एकदम याद कर लीजिएगा। याद कैसे करोगे कि 2 संख्याओं का लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में दोनों संख्याओं का मासा। मतलब 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक है ना, बराबर जो होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो ये बहुत यूजफुल है। इस पे आधारित क्वेश्चन भी मिलेंगे जो है अधिकतम मात्रा में जो है ये मिलेंगे, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। आई बात समझ में? तो इनको भी देखा जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रीमार्क कर देते हैं। रीमार्क मतलब इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल पैदा होगा, ये प्रश्न उठेगा कि जब 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब जब 2 संख्याओं का लासा गुणे 2 संख्याओं का मासा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो क्या 3 संख्याओं का लासा गुणे 3 संख्याओं का मासा वो भी बराबर होता है तीनों संख्याओं के गुणनफल के? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक इस चीज को ध्यान दीजिए, दूसरी चीज लिख दे रहे हैं। तो यहां लिख दे रहे हैं 2 संख्याओं का लासा गुणे 2 संख्याओं का मासा, ये बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। किंतु 3 संख्याओं का मासा, मतलब 3 संख्याओं का लासा गुणे 3 संख्याओं का मासा, संख्याओं का मासा नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं होता है तीनों संख्याओं का गुणनफल। ये तो होता है 2 संख्याओं के लिए कि 2 संख्याओं का लासा गुणे 2 संख्याओं का मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। किंतु लेकिन जो भी कह दीजिए 3 संख्याओं का मासा गुणे 3 संख्याओं का लासा, मतलब 3 संख्याओं का लासा गुणे 3 संख्याओं का मासा, ये जरूरी नहीं है कि बराबर हो जाए तीनों संख्याओं के गुणनफल के। तो इस पॉइंट को जो है एकदम दिमाग में याद रखिएगा। आई बात समझ में? तो इसको भी ध्यान देना है। आइए इस पे आधारित टाइम आगे इन पे आधारित क्वेश्चन हमको करने हैं, जो प्रश्नावली 1.2 करके तुम लोगों की बुक में एनसीईआरटी के दिए गए होंगे। तो उनमें कुछ क्वेश्चन तो तुम लोग देखे हो कि हो गए होंगे, और क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक, आगे हम लोग अगली वीडियो में इस
प्रश्नावली पे, इस थ्योरियों पर, ये लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और फंडामेंटल थ्योरम जो है, इन पे आधारित और क्वेश्चनों को किया जाएगा। ठीक, आगे हम क्वेश्चनों को लेकर के मिलेंगे, लेकिन जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं इनको ध्यान से जो है एकदम जान जाइएगा, उसका यूज कैसे करना है, जो वर्क दिए गए हैं उसका जो है वर्क को करिएगा। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।